नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एनडीए समर्थित जगदीप धनखड़ बने देश के 14वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। संसद भवन परिसर के जीएमसी बालयोगी सभागार में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का विदाई समारोह। प्रधानमंत्री समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। 8 अगस्त को संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में 7 तो राज्यसभा में 5 विधेयक हुए पारित। गतिरोध के चलते तय समय से 4 दिन पहले सदन स्थगित। संसद भवन परिसर में भारतीय विदेश सेवा और रॉयल भूटान विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रीय हितों की रक्षा को बताया सर्वोपरि। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लों की जयंती पर पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। कई संसद सदस्य भी रहे मौजूद। तो कार्यक्रम में बढ़ते आगे। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर शानदार जीत हासिल की है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में 528 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई शीर्ष नेताओं ने जगदीप धनखड़ को इतनी शानदार जीत के लिए बधाई दी। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के लिए संसद भवन परिसर के जीएमसी बालयोगी सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में एम वेंकैया नायडू ने अपने जीवन के तमाम किस्से सुनाए, जिसके चलते वे भावुक भी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने अनुभव साझा किए, साथ ही उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एम वेंकैया नायडू का सक्रिय और व्यस्त रहने का गुण उन्हें आने वाले लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से जोड़े रखेगा। साथ ही हमें उनके गुणों से सीखकर उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के लिए संसद भवन परिसर के बालयोगी सभागार में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने सभापति के साथ अपने अपने अनुभव साझा किए। विदाई के इस खास मौके पर जहां संसद सदस्यों ने एम वेंकैया नायडू की तारीफ की, तो वहीं अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन के लिए ये बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल एम वेंकैया नायडू जी की गरिमामयी उपस्थिति से जुड़े हैं। उनका जज्बा और लगन हम लोगों ने निरंतर देखा है।
सदन को और अधिक सक्षम बनाना, सांसद का बेस्ट देश को कैसे मिले, ये उसकी चिंता। पार्लियामेंट्री कमिटीज अधिक प्रोडक्टिव हो, आउटकम ओरिएंटेड हो और वैल्यू एडिशन करने वाली हो। शायद वेंकैया जी पहले ऐसे सभापति रहे होंगे जिन्होंने पार्लियामेंट्री कमिटीज के फंक्शन के संबंध में भी इतनी चिंता की होगी और राजी नाराजी व्यक्त करते हुए उसमें सुधार लाने का एक निरंतर प्रयास किया था। मैं आशा करता हूं कि आज जब हम वेंकैया जी के कार्यों की सराहना करते हैं तो साथ साथ हम संकल्प भी करें कि सभापति के रूप में एक सांसद के नाते हम लोगों से उनकी जो अपेक्षाएं रही हैं, उन अपेक्षाओं को परिपूर्ण करके सच्चे अर्थ में उनकी सलाह को हम जीवन में यादगार बनाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सेवा होगी। विदाई समारोह के इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एम वेंकैया नायडू ने जिस गरिमा, शालीनता, अनुशासन प्रियता और विद्वता से इस संवैधानिक पद के दायित्व का निर्वहन किया, वह पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। पिछले 5 वर्षों में भारत के गणराज्य के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में आपने जिस गरिमा, शालीनता, अनुशासन प्रियता और विद्वता से इस उच्च संवैधानिक पदों के दायित्व का निर्वहन किया, वो देश के नागरिकों के लिए नहीं, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणादायी है। संसद सदस्य के रूप में, माननीय मंत्री के रूप में आपने पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की है। आपने देश की अनेक बड़ी नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में अपने मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने सभी प्रमुख राज्यों में उच्च सदनों के लिए राष्ट्रीय नीति की वकालत की थी। Starting your public life from humble mornings as an ordinary party worker, you rose to become the vice president of the country. You brought an experience of 19 years in the House, both from Treasury as well as opposition benches. Vested with vast parliamentary experience, you ably guided the House. विदाई समारोह के दौरान मौके पर मौजूद सभी माननीय सांसदों के विचार सुनने के बाद एम वेंकैया नायडू ने अपने कई पुराने किस्से भी सुनाए। उन्होंने मंत्रियों और सांसदों से कहा कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपने कार्यकाल के दौरान के अनुभवों की सीख और सलाह भी दी। You must work hard. There is no shortcut. Work hard and always think about the people and always be with the people. I have that strength and weakness also. I can't, as PM was mentioning, I can't sit idle. If I am taking rest, I will become restive. Rest only during arrest. Otherwise, if I feel if there is any rest is given to me, I will become a little restive also. This is how I could come up in life, meeting people, greeting people, talking with people, walking with the people, eating with the people, trying to know the people and trying to make people to know your ideas. That's how I worked all these years and reached this thing. Thanks to the support given by the Prime Minister, the President of the party in which I was a member, and all other colleagues. In spite of comparatively for some of the leaders I was junior, they all promoted me, encouraged me. Not because of anything else. I can tell you also, I never touched the feet of anybody. So far in my life, though I treat Vajpayee and Advaniji next to God for me. Never. But still, I could come up to this place. One is their love and affection. Second is the hard work.
So I appeal to all the parliamentarians to work hard. संसद के दोनों सदन की कार्यवाही 8 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई को शुरू हुआ था। इस दौरान लोकसभा में कुल 16 बैठकें हुई और 44 घंटे से ज्यादा कामकाज हुआ। इसके साथ ही लोकसभा में 6 विधेयक पेश किए गए, जबकि 7 विधेयक पारित किए गए। गतिरोध के चलते मॉनसून सत्र की उत्पादकता 48% से ज्यादा रही। वहीं राज्यसभा में 5 विधेयक पारित किए गए और 38 घंटे कामकाज हुआ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 8 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में संसद के मॉनसून सत्र के समापन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान निचले सदन में 16 बैठकों में 44 घंटे से अधिक कामकाज हुआ और कार्य उत्पादकता 48% रही। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे 29 मिनट रही। इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। इस सत्र के दौरान 6 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में नियम 377 के तहत 318 विषय उठाए गए और शून्यकाल में अविलंबनीय लोकमहत्व के 98 मामले उठाए गए। उन्होंने कहा कि संसद की स्थायी समितियों की 41 रिपोर्ट पेश की गई और मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 47 वक्तव्य दिए। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 318 मामले अविलंब लोकमत के 98 मामले उठाए गए। संसद की स्थायी समितियों ने सभा में 41 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 46 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 47 वक्तव्य दिए गए, जिसमें 2 वक्तव्य उत्तरों में सुधार से संबंधित थे तथा 3 वक्तव्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में दिए गए। वहीं उच्च सदन राज्यसभा में मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर गतिरोध के कारण कामकाज के 47 घंटे बाधित रहे। राज्यसभा में गतिरोध के चलते 5 सरकारी विधेयकों को ही पारित किया जा सका। The House discussed the issues of raising of essential items in the form of a short duration discussion which lasted for more than 4 hours, in which 33 members participated in the debate. Only 5 government bills were considered and passed during the session. 27 private members' bill was also introduced, and only 1 private member bill regarding right to health could be partly discussed during the entire session. बता दें कि मॉनसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक तय किया गया था। विपक्ष के हंगामे और कार्यवाही लगातार बाधित करने के चलते सत्र 4 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आसियान संसदीय दल ने कंबोडिया के नेशनल असेंबली के पहले वाइस प्रेसिडेंट महामहिम के चीम यिप की अध्यक्षता में संसद का दौरा किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आसियान के संसदीय दल का स्वागत किया और उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए। संसद भवन परिसर में भारत और आसियान संसद सदस्यों के दल के बीच संवाद हुआ, जिसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। आसियान संसदीय दल ने कंबोडिया के नेशनल असेंबली के पहले वाइस प्रेसिडेंट महामहिम चीम यिप की अध्यक्षता में संसद का दौरा किया। संसद भवन परिसर में भारत और आसियान संसद सदस्यों के दल के बीच संवाद हुआ, जिसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संबोधित किया। इस बैठक को कंबोडिया के नेशनल असेंबली के पहले वाइस प्रेसिडेंट महामहिम के साथ साथ आसियान देशों के संसद सदस्यों ने भी संबोधित किया। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आसियान के संसदीय दल के सदस्यों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन परिसर में अपने 5 साल पूरे होने के मौके पर एक पौधा लगाया। एम वेंकैया नायडू ने सीता अशोक के पेड़ का पौधा लगाकर भारत में इसके सांस्कृतिक महत्व और औषधीय मूल्यों का संदेश दिया। एम वेंकैया नायडू ने सभी से वृक्षारोपण करने, पौधों का संवर्धन और प्रचार प्रसार करने की अपील की। साथ ही कहा कि पेड़ लगाना एक जन आंदोलन होना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन परिसर में अपने 5 साल पूरे होने पर एक पौधा लगाया। एम वेंकैया नायडू ने सीता अशोक का पौधा लगाया, जो कि 12 मासी सदाबहार वृक्ष कहा जाता है।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक पौधा 100 पुत्रों के बराबर होता है, जैसा कि हमारे पुराणों में भी कहा गया है। उन्होंने सभी से पौधों की रक्षा करने और पौधारोपण के लिए प्रचार और प्रसार करने की अपील की। पौधारोपण के इस अवसर पर राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संस्कृति मंत्रालय की ओर से संसद भवन परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी विभाजन की त्रासदी विषय पर आधारित थी। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल घोषणा की थी कि 1947 में जब विभाजन के दौरान भारतीयों के कष्टों और बलिदानों को राष्ट्र को याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से ये प्रदर्शनी लगाई गई। संस्कृति मंत्रालय की ओर से विभाजन की त्रासदी की याद में पूरे भारत में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में संसद भवन परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर के संसदीय पुस्तकालय में विभाजन विभीषिका दिवस पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से लगाई। इस प्रदर्शनी में त्रासदी की घटना को फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया। वास्तव में ये प्रदर्शनी उस विभीषिका के दर्द से गुजरने वाले लोगों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय विदेश सेवा और रॉयल भूटान विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रियाओं में एप्रिसिएशन पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी सभी को राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि रखनी चाहिए। साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से दुनिया भर में भारत की शक्ति बढ़ रही है, उसी तरह से हमें उस भरोसे को कायम रखने के हर संभव प्रयास जारी रखने होंगे। संसद भवन परिसर में संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्था प्राइड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और रॉयल भूटान विदेश सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिगना नहीं चाहिए। विदेश सेवा एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है, आकर्षक सेवा भी है और इस सेवा के माध्यम से हम देश को कुछ समर्पित भी कर सकते हैं और दुनिया के अंदर भारत की साख और प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकते हैं। जब आप इस प्रशिक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब अपने किसी देश में पोस्टेड होंगे तो आपको लगेगा कि ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन चुनौतीपूर्ण के साथ साथ आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके कार्य से, आपकी सोच से किस तरीके से हम हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी के बारे में बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेशन फर्स्ट की नीति के साथ ही उन्हें अपना हर कदम बढ़ाना चाहिए। अन्य देशों के साथ हमारे देश की नीति कैसी है, क्या रणनीति है, इसका ध्यान सभी अधिकारियों को विशेष तौर पर रखना चाहिए। आपको यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ का प्रशिक्षण जीवन में बहुत मदद करेगा, जो आपके हर सेक्टर के अंदर है, क्योंकि आप भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हैं। आज दुनिया के अधिकतम देश भारत के संबंध बनाना चाहते हैं। कई हमारे बहुत पुराने राजनीतिक संबंध हैं,
कई एम्बेसी 1954 में बन गई, कई तो 1953 में बन गई। हम दंग रह गए कि कितनी जल्दी उस समय के नेताओं ने वहाँ पर दूतावास स्थापित किया, क्या सोच थी उनकी। तो इसको आगे बढ़ाना है। लोकसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति में भाषा, भारतीय फिल्मों और भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषताओं को भी महत्व देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आजादी के अमृतकाल में हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया, साथ ही सभी से तिरंगा फहराने का आग्रह किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा भारतीयों की आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगा हमें नई ऊर्जा देता है, साथ ही भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा देता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव पर कोटा में आयोजनों का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरंगा अभियान के साथ किया। कैंप कार्यालय में आयोजित समारोह में तिरंगा अभियान के शुभारंभ के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा था। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें देशभक्ति के इस उत्सव को जन जन का उत्सव बनाना है। सामाजिक कार्यकर्ता इसके लिए संकल्प की भावना के साथ काम करें। 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में बहुत प्रगति की है, विकास की दृष्टि से भी देश आगे बढ़ा है, लेकिन हमें और दूरी प्राप्त करनी है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक समृद्धि नहीं आए, खुशहाली नहीं आए, तब तक हमें सामूहिक संकल्प से काम करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह समय उन शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेने का है जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएस ढिल्लों को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लों को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर जीएस ढिल्लों को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर जीएस ढिल्लों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 4 अगस्त 2022 को वित्त समिति की बैठक हुई। 4 अगस्त को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक हुई। रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति की बैठक 4 अगस्त को हुई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी 4 अगस्त को ही हुई। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की बैठक हुई। 4 अगस्त को ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक हुई। 4 अगस्त को ही लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की बैठक भी संपन्न हुई। 5 अगस्त 2022 को संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी समिति की बैठक हुई। 5 अगस्त को ही सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 8 अगस्त 2022 को कृषि, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। 8 अगस्त को ही सदन पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।